जय हिंद साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 70 क्वेश्चन है करीब, ठीक ना। 72 क्वेश्चन है करीब, ठीक ना, 72 क्वेश्चन। तो इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो इसी वीडियो के लिंक में जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ये इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा और कोशिश करके आप लोग इस पर रिस्पांस दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा हमेशा, डेली का डेली 70 क्वेश्चन का एक टेस्ट मिलता रहेगा आप लोगों के। तो इसका पीडीएफ जरूरत होगा तो ले लीजिएगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन पे देर न करते हुए। तो क्वेश्चन है, या देखिए क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, मतलब क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। तो देखिए किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए यह कोई वस्तु है, मान लीजिए 1 केजी का वस्तु है, 1 केजी, अगर लोहे का टुकड़ा ही मान लीजिए, तो अगर इसका मान लीजिए हम लोग आधा कर दिए, 1/2 आधा कर दिए, तो केजी कितना हो गया? 1/2 अगर मान लीजिए कर दिए, ठीक है ना, आधा इसको कर दिए तो आधा हो गया। तो इसका आयतन में क्या हो गया? तो आयतन कम हो जाएगा, तो ये आयतन कम हो जाएगा तो ये अपरिवर्तित हो जाएगा। भार भी कम हो जाएगा, भार की जगह पर आधा केजी हो जाएगा। द्रव्यमान, देखिए द्रव्य का मान जो यहाँ पे रहेगा वहीं पे रहेगा। लेकिन घनत्व तो जो है ना, घनत्व जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरे का कण कितने एक दूसरे से घनत्व में है, तो चाहे वो 4 टुकड़ा भी कर दिया जाए तो भी इसका घनत्व में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो याद रहे कि घनत्व में अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसकी आवर्तकाल होगी। यदि सरल लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए 4% तो उसके आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए जिस इसमें आवर्तकाल, जैसे इसका लंबाई जब बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल कम हो जाएगा ना, तो कितने परसेंट कम होगा? तो 50% डाउन हो जाएगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 2%, ठीक है। चलिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, भार अगर ऊपर से पृथ्वी पर गिराई जाती है, देखिए शून्य में अगर मतलब अनंत, जैसे क्या कहते हैं, निर्वात में अगर गिराया जाए, निर्वात में, तब उसके भार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई वस्तु को गिराई जाती है तो उसके भार में क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मान लीजिए हम लोग ये जो क्या बोलते हैं, जो लिफ्ट चढ़ता है, अचानक नीचे गिरेगा तो हमको भार में परिवर्तनशील मन आएगा कुछ, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि परिवर्तन समझ में आएगा, हमारा भार शून्य से भी कम हो जाएगा, मतलब तो नहीं समझ में आएगा भार। तो इसका आंसर डी सी हो जाएगा, ठीक। कोई वस्तु को ऊपर से गिराए तो उसका भार में परिवर्तन होगा, ठीक। चलिए, जब एक गैस की पात्र की में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या स्थिर रहेगा? द्रव्य का मान में कोई क्या होगा? तो इसका आंसर होगा स्थिर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी गैस में, जैसे मान लीजिए सिलेंडर का गैस में है, तो उसमें द्रव्यमान का क्या फर्क पड़ने वाला है? स्थिर रहेगा। तांबे के गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, वही रहेगा, कोई नहीं। तो इसका आंसर 5 का बी हो जाएगा, घटता है। जो उसका घनत्व है घटेगा, मतलब उस चीज से मान लीजिए कि तांबा को गर्म करेंगे तो फैलेगा, तो घनत्व जो है ना उसका कम होता जाएगा, ठीक। चलिए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे 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 हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक क्या होगा? कम होगा। किसी भी, जैसे बर्फ के टुकड़े को आपस में अगर उसको रगड़ दबा दिया जाए, जैसे बर्फ का 2 टुकड़ा है, इन दोनों को आपस में दबाया जाए तो उसका गलनांक कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ई हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, दिया हुआ है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, पृष्ठ का जो तनाव क्या होगा? द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ का तनाव क्या होगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बढ़ जाता है। पृष्ठ का जो तनाव होगा ना वो बढ़ जाएगा। जैसे देखिए हम आप लोग पानी को देखते होंगे, पानी के पृष्ठ तनाव की ही वजह से उसका गोला कलर हो जाता है, तो घनत्व तो क्या होगा? यहाँ पे अधिक होगा ना। तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ का तनाव बढ़ जाता है, ठीक है। ताप बढ़ने पर द्रव्यमान की श्यानता क्या होगी? ताप अगर बढ़ाया जाए तो श्यानता क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, और कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, घटेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि तापमान के बढ़ने पर श्यानता जो होता है वो बढ़ता है। आगे, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़का आकर बैठ जाता है, लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा या बढ़ जाएगा? पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा? अब परिवर्तित रहेगा। तो जब वह उस पर भार बढ़ जाएगा ना, भार बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? उसका अपरिवर्तित रहेगा उसका, ठीक है। चलिए, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पिघलने पर
बर्तन का जल स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो इसमें अपरिवर्तित हो रहा है। देखिए किसी भी बाजार में अगर बर्फ के टुकड़ा को, जैसे पानी है ना, इस पानी में अगर कोई बर्फ का टुकड़ा टुकड़ा अगर डाल दिया जाए, ठीक, तो उसका 1/10वां भाग ऊपर रहता है, जल के बाहर रहता है 1/10वां भाग, और 9 से 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है। तो इसका जो जल का जो है ना, जल का घनत्व अधिक होता है बर्फ की अपेक्षा, बर्फ का जो घनत्व है कम होता है पानी की अपेक्षा, ठीक। तो उसमें अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे के वायु का तापमान क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, बढ़ जाएगा। जब लगातार उसको चलाएंगे उसी में तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दे तो कमरे का तापमान भी बढ़ जाता है। ये याद रहे, एकदम कंठस्थ याद रहे कि जब भी कमरे में जो रेफ्रिजरेटर रखा रहता है ना, उसका दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो उसका तापमान बढ़ जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व तो क्या होगा, बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है, नष्ट हो जाता है। तो किसी भी चीज को अगर गर्म करेंगे तो उसका जो गुण है ना वो कम हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो उसका कम का मतलब कि चुंबकत्व में अगर गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन जो होता है वो अर्धचालक होता है, और जो एम्पलीफायर में जो रेडियो एम्पलीफायर में लगता है सिलिकॉन, ठीक है ना। तो गर्म होने पर, ताप बढ़ने पर वह प्रतिरोध घटता है, ठीक। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, प्रोटॉन खोता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी अगर धनावेशित होगा तो वह किसी को, जैसे मान लीजिए प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यह किसी को अगर देगा तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यह खोता है, मतलब देता है किसी को तो धनावेशित होगा। तो 17 का आंसर ई हो जाएगा, वह खोता है। किसी को अगर मान लीजिए कोई धन आप दे रहे हैं तो आपके पास तो वो धनावेशित रहेगा ही, लेकिन आपके पास तो पैसा कम हो गया ना उस समय के लिए। तो इसी यही पूछ रहा है कि धनावेशित कब होगा, जब आप किसी को पैसा देंगे तो आप तो धनावेशित रहेंगे, लेकिन आपके पास जो पैसा अमाउंट रखे हैं वो कम हो जाएगा, तो खोता है, ठीक है। चलिए, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने पर, विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी, घटती है, विलेयता घट जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, गुरुत्व तल से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे ना तो उसका मान घटता है, घटता है, ठीक है। तो इसका आंसर 19 का हो जाएगा ए, घटता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे है ना, मान लीजिए हम विषुवत रेखा से भी अगर हम लोग ध्रुव के साइड भी जाएंगे ना तो भी दिक्कत होगा। अब कह रहा है कि इस तल से ऊपर या नीचे अगर हम जाएंगे तो उसका मान में गुरुत्व का त्वरण जो होगा कम होगा। यदि दूध से क्रीम को अलग किया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा, दूध से अगर क्रीम निकाल दिया जाए तो क्या होगा, कम हो जाता है, वही रहती है, और बढ़ जाता है, कोई नहीं। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, बढ़ जाता है। जो घनत्व होगा उसका बढ़ जाएगा, क्रीम की वजह से घनत्व कम रहता है, क्रीम निकाल लिया जाए तो उसका घनत्व जो है बढ़ जाता है। आगे, जब बर्फ पिघलती है उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन आयतन जो है घट जाएगा। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन घट जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई, 21 का। देखिए इसमें कोई भी मान लीजिए इसको अगर हम घट जाता है, देखिए ना, जैसे आयतन क्या होगा, आयतन कम हो जाएगा किसी भी चीज़ का। जैसे देखिए अब नाली में नल होता है, मान लो नल में अगर पानी रहता है गर्मी जाड़े के सीजन में, तो यह जब बर्फ बनता है ना, बर्फ बनता है तो नल फट जाता है, तो उसका आयतन क्या होता है, उस समय घट जाता है, मैंने बढ़ा रहता है। जब बर्फ बनेगा तो बढ़ेगा, और बर्फ नहीं रहेगा, द्रव में रहेगा तो उसका आयतन घट जाता है। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक। चलिए, किसी वस्तु की चाल आधी कर दीजिए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, अगर किसी वस्तु की चाल को अगर कम कर दिया जाए, मान लीजिए किसी के वस्तु का 1/2 MV में पूछ रहा है ना, MV² में, गतिज ऊर्जा का मान 1/2 MV² होता है। मान लीजिए अगर उसकी चाल 4 किलोमीटर है तो भी मैंने वेग जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर 2 kg का सामान है, चाहे 1 kg का मान, 2 kg का मान लीजिए, तो उसका अगर इसको आधी कर दी जाए, मतलब कि ये कितना हुआ, मान लीजिए ए 1/2 गुणे 2 और गुणे 4 चौके 16, ठीक। तो ये हो जाएगा 16, यानी कि पहला तो 16 हो गया, लेकिन अगर हम इसको आधा कर दिए 1/2 गुणे 2 और गुणे इसका आधा मतलब कि 2 2 निकले 4, तब क्या हो जाएगा 4।
यानी 1/4 कम हो जाएगा। मतलब एक जैसे 16 है ना, तो उसका 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 रह जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी। ठीक, तो ध्यान रहे ये इससे कितना कम हो गया, 1/4 रह जाएगा। ठीक, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान घट जाता है, बढ़ जाता है, न घटता है न बढ़ता है, जल बर्फ बन जाता है। तो जब भी किसी चीज में घर्षण जब होगा तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। तो 23 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्त काल क्या होगा। किसी भी पेंडुलम को अगर बढ़ा दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो उसका पेंडुलम में क्या होगा, तो इसका √2 हो जाएगा, √2 गुना बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी से तैर रही है, तो यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया तो पानी का तल क्या होगा, ऊपर उठेगा, घटेगा, वही रहेगा, सत्य सभी सत्य है। तो इसका जो पानी का जो तल है वही रहेगा। ठीक, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती, अधिक होती, अपरिवर्तित रहती, घटती बढ़ती रहती। तो इसका आंसर 26 का क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा ए, कम होती। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी, नियत रहती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तब छड़ आवेशित होगा, उदासीन होगी, धन आवेशित हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होगा, छड़ छड़ क्या होगा, तो वह होगा धन आवेशित हो जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार, अब बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार कम होता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। 29 का बी हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, अभी हम लोग पढ़े थे, घट जाता है, इससे पहले क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका प्रतिरोध जो है घट जाता है। तो 30 का हो जाएगा सी, याद रहे। ठीक, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ता है, बढ़ जाता है, या देखिए बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्रुव की ओर जाने पर इसका बढ़ जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने पर उसका भार घट जाता है, परिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, 32 का हो जाएगा सी, बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब जो है कम होता है, बढ़ जाता है, नियत रहता है, कोई नहीं। तो 33 का आंसर बी हो जाएगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछता भी है, ये आता भी है, ग्रुप डी में कई बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऊर्जा का संरक्षण है, बर्नौली प्रमेय है, एवोगाद्रो का परिकल्पना है, या संवेग संरक्षण है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, संवेग संरक्षण का नियम है। उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताइए। आर्किमिडीज है, न्यूटन है, लुई पाश्चर है, सभी हैं। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत किसने दिया था, तो वह दिए थे आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने जैसे दिया था कि जब नाय नाय मतलब नायों को, नाय क्यों नहीं डूबती है, उसी का उत्प्लावन बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए इसका आंसर ये होगा, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति से होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है, किसी ध्वनि की आवृत्ति से होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका देखिए, जैसे रेलगाड़ी जब चलती है तो सीटी जब मारता है तो नजदीक आती है तो उसका आवाज तेज सुनाई देता है, फिर दूर जाती है तो आवाज कम सुनाई देता है। वही पूछ रहा है कि ध्वनि स्रोत की आवृत्ति से होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं इसको, इसको हम लोग डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। तो इसका आंसर 36 का हो जाएगा बी, 36 का बी। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत क्या होगा, जैसे एक अणु है तो वो 3 पार्ट में हो जाता है, फिर ये 3 पार्ट में हो जाता है। ठीक, इसको भी 3 पार्ट में, हर एक जैसे कि हर एक पार्ट अपने से 3 गुना हो जाता है, तो नाभिकीय विखंडन होगा। ठीक, तो इसका 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आंसर हो जाएगा ये, नाभिकीय विखंडन। और देखिए सूर्य का, सूर्य मतलब सूर्य किस चीज से, सूर्य का सूर्य में चमकना और प्रकाश, सूर्य में चमकना और हाइड्रोजन जो बम होता है, हाइड्रोजन बम, ये याद रहे, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, इन दोनों को नाभिकीय नाभिकीय संलयन होता है, संलयन। इसको बस याद रखिएगा एक को, कि यह परमाणु जो होता है, परमाणु बम,
वह जो है नाभिकीय विखंडन की वजह से होता है, और हाइड्रोजन बम और सूर्य जो बम होता है, सूर्य, यह नाभिकीय संलयन से होता है। तो सूर्य का, जैसे सूर्य है तो नाभिकीय संलयन है ना, संलयन, तो इसे याद रखिए कि सूर्य संलयन से, और परमाणु जो है नाभिकीय विखंडन से। तो परमाणु बम को जान गए कि परमाणु बम में एक पार्ट को 3 पार्ट बनाता है, फिर तीसरा पार्ट तीन को बनाता है, 9 बनाता है, ऐसे करके तो विखंडन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग देखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत का, सापेक्षता का, समानता का सिद्धांत का, ऊर्जा के क्षेत्र का सिद्धांत और सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो 38 का आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। ब्रह्मांड प्रसारित हो रही है, एक कथन है। ब्रह्मांड जो प्रसारित हो रही है, यह किसका कथन है? न्यूटन का, एडविन हब्बल का, गैलीलियो का, कोपर्निकस का। तो यह 39 का हो जाएगा बी, एडविन हब्बल का, जो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपर्निकस के। तो ग्रहों की गति का नियम जो प्रतिपादित किए थे वह केपलर थे। नेक्स्ट है, पृथ्वी तथा अन्य सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? अरस्तु, गैलीलियो, कोपर्निकस, एडिसन, हब्बल। 41 का आंसर हो जाएगा सी, कोपर्निकस ने बताया था। आगे तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ देखिए वही चीज दिया हुआ है, ऊर्जा का स्रोत अभी बताए थे। सूर्य का देख लीजिए, नाभिकीय संलयन होता है। तो इसका आंसर 42 का हो जाएगा ई। ठीक है, तो तारों मतलब सूर्य को तारा बोलते हैं, तो वही तारा और सूर्य की ऊर्जा मतलब स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। और विखंडन में क्या किसका होता है? तो परमाणु ऊर्जा का, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा का नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने खोज की थी? न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने। फ्लोटिंग, तो इसका आंसर 43 का हो जाएगा डी, आर्किमिडीज का, यानी कि उत्प्लावन बोलते हैं इसको, उत्प्लावन सिद्धांत बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पौधों में भी जीवन होता है, किसने बताया था? जेसी बोस ने, एम एस स्वामीनाथन ने, मेघनाथ साहा ने, हरगोविंद खुराना ने। तो पौधों में जीव होता है, या किसने बताया था? तो 44 का ये जेसी बोस ने बताए थे। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, विलियम हार्वे। तो 45 का आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट है, स्याही सोखता है किस कारण से? पृष्ठ तनाव, रसाकर्षण, ऑस्मोसिस, कोई नहीं। तो स्याही जो सोखता है किस कारण से? तो पृष्ठ का जो उसमें केशित्व होता है ना, केशित्व, उसी की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस चीज पे? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, सापेक्षता के सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन की खोज, कोई नहीं। तो 47 का आंसर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो किए थे, तो उसी पे आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 47 का आंसर हो जाएगा ई। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना पर, मापन पर, विद्युत पर, लॉजिकल पर। तो इसका आंसर 48 का हो जाएगा ई, गणना पर। नेक्स्ट है, घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? घड़ियां जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? विद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीबेन प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा डी, दाब विद्युत प्रभाव पर। आगे, विद्युत मोटर सिद्धांत किस पर कार्य करता है? फैराडे के नियम, बेंज के नियम, ओम के नियम, फ्लेमिंग के नियम पर। तो 50 का आंसर हो जाएगा ई, फैराडे के नियम पर विद्युत मोटर का सिद्धांत जो सिद्धांत हो जाता है, फैराडे के नियम के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रकार प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? परमाणु घड़ी जो होती है, सीबेक के प्रभाव से, पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव से, पेलिट्जर प्रभाव से, क्रैम्पटन प्रभाव से। तो इसका आंसर हो जाएगा पेजो इलेक्ट्रिक प्रभाव से। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकिरण, उद्दीप्त उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का आंसर हो जाएगा ई, विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन। रडार किस कार्य प्रणाली पर सिद्धांत कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रडार तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रमन प्रभाव। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, रेडियो तरंगों का अपवर्तन। अपवर्तन मतलब कि किसी टच से मतलब जाकर के लौट कर आना। आगे, हाइड्रोजन बम आधारित है, अभी हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजन बम। देखिए, परमाणु बम, ठीक, हाइड्रोजन बम, ये पूछता है हाइड्रोजन बम और सूर्य में ऊर्जा जो प्राप्त होता है, सूर्य में ऊर्जा,
ठीक, तो देखिए यह जो है इसका हो जाएगा नाभिकीय संलयन होता है, तो इन दोनों का नाभिकीय नाभिकीय संलयन होता है, संलयन। ठीक है, और इसका होता है नाभिकीय नाभिकीय विखंडन, विखंडन, खंडन। ठीक, तो इसको याद रखने के देखिए हम बता रहे हैं, जो परमाणु का होता है ना, तो अगर मान लीजिए परमाणु है, एक जो अणु है उसको 3 भाग तोड़ देता है तो विखंडन हो गया। फिर यह इस एक भाग को 3 भाग में तोड़ देता है। ठीक, उसी तरह से हर एक भाग को यह तोड़ देता है तो इसी का विखंडन होता है। ठीक, तो इसीलिए इसका परमाणु बम को नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। मतलब कि यह कार्य करेगा, जो परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन के वजह से कार्य करता है। तो इसका 54 का आंसर हो जाएगा क्या, ई। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन बम का संलयन होता है तो आप लोग बता दिए, हाइड्रोजन बम और सूर्य का जो है ना सेम रहता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन जो होता है परमाणु बम का होता है, ये याद रहे, ये पूछता भी है। अब कन्फ्यूजन भी होता है कि कौन कैसे होगा, दोनों को बता दिए। चलिए, लेंज का नियम है द्रव्यमान संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का, तो 55 का आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा संरक्षण का। 55 का हो गया सी। ठीक, आगे पृथ्वी की आयु ज्ञात करने का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपयोग सभी। तो पृथ्वी की जो आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह यूरेनियम डेटिंग का होता है। और कार्बन डेटिंग किसी जीवाश्म वस्तु का आयु नापने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्मों और पेड़ पौधों की ज्ञात आयु ज्ञात करने के लिए देखिए अभी आ गया क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग है, यूरेनियम डेटिंग है, जर्मेनियम डेटिंग है, सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का ई, कार्बन डेटिंग से। जीवाश्म और पेड़ का जो आयु को पता लगाने के लिए होता है तो कार्बन डेटिंग का होता है, और यूरेनियम पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए होता है। ठीक, स्टोक्स का नियम संबंधित है किससे, स्टोक्स का नियम संबंधित है गैस के दाब से, द्रव के गिरती हुई गोली से, द्रव में गिरती हुई गोली से, प्रकाश की तीव्रता से, ध्वनि की वेग से। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, द्रव में गिरती हुई गोली। आगे हम लोग देखेंगे, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है। यह एक परिभाषा है, वह दिया हुआ है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है। कूलाम का नियम है, फैराडे का नियम है, या जूल का नियम है, या ओम का नियम है। तो इसको समझिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, ओम का नियम है। याद रहे, किसी चालक के सिरों के विभवांतर में उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती होता है, यह ओम का नियम है। सल्फाइड अयस्कों में सांद्रण की विधि है गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, निक्षालन प्रवण विधि। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, फेन प्लवन विधि। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है, यह हुआ है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन विधि या निक्षालन विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा भी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत प्रतिपादित है किया है लैमार्क ने, मेंडल ने, वेलेस ने, डार्विन ने। तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन ने। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया है किसने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था, तो हैक्सले ने दिया था, एमएलपीगी ने दिया था, या रॉबर्ट हुक ने, या पास्चर ने। तो 63 का आंसर हो जाएगा ई, हैक्सले ने। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। देखिए कई बार क्वेश्चन हर एक में आ जा रहा है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत माल्थस ने दिया था, लैमार्क ने दिया था, ह्यूग्रो ने दिया था, हैक्सले ने दिए थे। तो 64 का आंसर सी हो जाएगा, ह्यूग्रो ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया था ह्यूग्रो ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, बनाया नेचुरल सिलेक्शन का, न्यूटन ने, मेंडल ने, डार्विन ने, आर्कोनिक का सिद्धांत ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डार्विन ने। ठीक, तो यहाँ पे 65 क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा, और चलते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।